हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज जो आपकी क्लास है वो रिलेट करती है एविडेंस एक्ट से। आज हम यहाँ पर एविडेंस एक्ट का आपका एक मॉक टेस्ट है, तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ। सेक्शन 126 के अंतर्गत जो रिलेट करता है विशेषाधिकार से, वो किस प्रकार के प्रिविलेज से रिलेट करता है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से, ऑफिशियल कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन एज टू इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, या फिर नन ऑफ दी एबव। अब तक अपना आंसर आप बता चुके हैं। आपका सही आंसर है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेट करता है एविडेंस एक्ट का सेक्शन 126। क्वेश्चन, द प्रिंसिपल डेट पोजीशन इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप। एविडेंस एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है, जो ये कहता है कि पोजीशन प्राइमा फेसी प्रूफ माना जाता है ओनरशिप का? 109 के अंतर्गत बताया गया है, सेक्शन 109, सेक्शन 110, सेक्शन 111 या फिर सेक्शन 112। तो इनमें से कौन सा वो सेक्शन होगा एविडेंस एक्ट का जो डील करता है, जो रिलेट करता है पोजीशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप? तो सही आंसर होगा सेक्शन 110। क्वेश्चन, सेक्शन 108 जो है एविडेंस एक्ट का, वो किस प्रकार की उपधारणा से, प्रिजम्पशन से रिलेट करता है, डील करता है? प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ रिलेशनशिप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धारा 108 जो है, 108 सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट का वो डील करता है मृत्यु की उपधारणा से, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ से। बर्डन ऑफ प्रूफ, डेड पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हियर्ड फॉर 7 years। क्वेश्चन, ओरल एविडेंस ऑफ अ फैक्ट इन वैलिड, द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल अंडर। बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है प्रोविजो 1 टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट, ऑप्शन बी प्रोविजो सेकंड सेक्शन 92, ऑप्शन सी कहता है प्रोविजन 4 सेक्शन 92 प्रोविजो सेक्शन, ऑप्शन डी कहता है प्रोविजो 6 सेक्शन 92। सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट का आप जानते हैं जो कि ओरल एविडेंस के लिए मना करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजो दे रखे गए हैं उसी सेक्शन 92 के अंतर्गत जिसमें ओरल एविडेंस को लिए जाने की बात कही गई है। तो यह जो आपके सामने क्वेश्चन आया है वो सेक्शन 92 के कौन से प्रोविजो से डील करता है, तो वो मुझे आपको बताना है आंसर में। तो रिलेट करता है सेक्शन 92 के प्रोविजो 1 से। ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो मौखिक साक्ष्य बताए गए हैं सेक्शन 60 के अंतर्गत, उसकी एक अहम विशेषता बताई गई है, वो डायरेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष, एयर से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी एबव। ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट में भी सही आंसर होगा डायरेक्ट ओनली। क्वेश्चन, अमुक स्थान में, अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। यह जो इस तरह का स्टेटमेंट बना, ये क्या है? एक फैक्ट है, एक ओपिनियन है, एक डॉक्यूमेंट है, या फिर एक कॉज है? यह एक फैक्ट है। सेक्शन 45 के अंतर्गत, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 के अंतर्गत जो एक्सपर्ट की राय के बारे में बात करता है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, क्या वो अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ है? नहीं, वो एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। एक सपोर्टिव और कोऑपरेटिव इन नेचर, इस तरह का प्रूफ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट इज सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव इन नेचर। एलईबी दे देना। यह किस प्रकार के सेक्शन से रिलेट करता है? सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 12 एविडेंस एक्ट, या फिर सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट? यह सेक्शन 11 से रिलेट करता है एविडेंस एक्ट की। अगर कोई विटनेस जो कि बोलने में असमर्थ है अपने एविडेंस को ओपन कोर्ट में, खुले न्यायालय में लिखकर देता है, तो इस प्रकार उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य कैसा माना जाएगा? उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य यहाँ इस संबंध में एक मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, एक ओरल एविडेंस माना जाएगा,
या फिर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा या सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो अगर कोई साक्षी, अगर कोई विटनेस बोलने में असमर्थ है और वह अपना एविडेंस ओपन कोर्ट में लिख कर दे रहे हैं तो उनके द्वारा दिया गया एविडेंस इस प्रकार से यहाँ पर एक ओरल एविडेंस की कैटेगरी में जाएगा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जिस व्यक्ति को सम्मन दिया गया है, किसी व्यक्ति को कि वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करे और वह व्यक्ति कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करता है, तो ऐसा करने से क्या वो व्यक्ति विटनेस बन जाता है? उसको दोनों पार्टीज की तरफ से क्रॉस एग्जाम किया जा सकेगा? कोर्ट की परमिशन से उसे क्रॉस एग्जाम किया जा सकेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन दिया जाता है और वो व्यक्ति कोर्ट में आके डॉक्यूमेंट पेश करता है, तब वो व्यक्ति साक्षी नहीं बन जाता है, इसलिए उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जा सकती है जब तक कि उसे बतौर विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जाता है। उपधारणा एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, या फिर यह प्रदर्शित करती है उपधारणा की बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। तो जो उपधारणा होती है वो प्रदर्शित करती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी के ऊपर पाया जाएगा। द फैक्ट विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट, सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट। धातु, पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या है? एक फैक्ट है, एक राय है, एक डॉक्यूमेंट है या फिर कॉज है? एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय, सही आंसर क्या है? जेम्स स्टीफेन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से रेलिवेंट करता है? सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है, वो क्या कहलाएगा? वो एक लीडिंग क्वेश्चन कहलाएगा, सूचक प्रश्न कहलाएगा। एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओक्यूलर एविडेंस, बोथ डॉक्यूमेंट्री एंड ओक्यूलर एविडेंस, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर होगा बोथ। प्रश्न यह है, क्या ए ने किसी अमुक कलकत्ता में अपराध किया और यहाँ पर उसके द्वारा यह कहा जाना, यह तथ्य दिया जाना कि वह तो उस दिन लाहौर में था, यह रेलिवेंट है, सुसंगत है। विवादक तथ्य के रूप में, विवादक तथ्य के हेतु के रूप में, विवादक तथ्य की पुनः स्थापना के रूप में, सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में, क्योंकि विवादक तथ्य के अस्तित्व को अनादि संभव्य बनाता है, इस वजह से सुसंगत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 जो है वो किस प्रकार की उपधारणा की बात कर रहा है? सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट का जो है वो विधि की अखंडनीय उपधारणा के बारे में बात कर रहा है। ए, एक सशस्त्र प्लव भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़ के खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। चाहे ए उन सभी में उपस्थित नहीं रहा, फिर भी तथ्यों का गठित होना सुसंगत है। क्यों? क्योंकि वो सुसंगत तथ्य का हेतु गठित करते हैं, उसकी तैयारी को दर्शित करते हैं, उसका परिणाम है या फिर साधारण संव्यवहार का भाग है। सही आंसर क्या होगा? इसलिए वह सुसंगत है क्योंकि वो साधारण संव्यवहार का भाग है। लॉ ऑफ एविडेंस किस प्रकार के लॉ के रूप में जाना जाता है? सब्सटेंटिव लॉ, एग्जेक्टिव लॉ, दोनों या इनमें से कोई नहीं? एग्जेक्टिव लॉ। फैक्ट्स ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन आर स्टेट इन सेक्शन 56 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 57 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 55 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 57 एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन रीड करिए। ए पर बी की ख्याति की अपहानि करने के आश्रय से एक लालचन प्रकाशित करके बी की मानहानि करने का अभियोग है। तथ्य यह है कि बी के बारे में ए ने पूर्व प्रकाशन किए जिससे बी के प्रति ए का वैमनस्य दर्शित होता है। सुसंगत है। क्यों? क्यों आप इसे रेलिवेंट मानेंगे? क्योंकि उससे ए की ख्याति को अपहानि की तैयारी सिद्ध होती है,
विवादित तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है, उससे बी की ख्याति को अपहानि करने का आश्रय है, वह सुसंगत तथ्य के परिणाम है। वो इसलिए यहाँ पर रेलिवेंट है, सुसंगत है, क्योंकि उससे बी की ख्याति को अपहानि करने का उसका आश्रय प्रकट होता है। यहाँ पर एडमिशन, जिसके बारे में आप जानते हैं, स्वीकृति, जिसे परिभाषित करा गया धारा 17 के अंतर्गत। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सन जो कि एडमिशन बनाते हैं वो कौन सी धारा के अंतर्गत मेंशन करे गए हैं। वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18 उनसे डील करता है। एविडेंस एक्ट के तहत जो अवधारणाएं होती हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बोथ ए एंड बी, दोनों तरह की अवधारणाएं हमें इसमें देखने को मिलती हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, जो सेक्शन 101 के अंतर्गत, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101 के अंतर्गत जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस प्रकार का है? नेवर शिफ्ट, मे शिफ्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी हम क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।